हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान हैं। अ, इरफान साहब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से तशरीफ लाए हुए हैं। प्रीति हैं जेएनयू से, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी से, और स्नेह आशीष दास भी जेएनयू से रिसर्च स्कॉलर हैं। तो ये सारे लोग आज ज्वाइन किए हैं और आज हमको गुफ्तगू करनी थी शर्जिल इमाम के हवाले से और उनके जितने भी साथी जो जेल में बंद हैं उनके बारे में, उनके इंसाफ के लिए और उनके हुकूक के लिए। लेकिन आज दिल्ली में आप सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी बातें कहीं न कहीं जो शर्जिल का जो स्ट्रगल है, उमर खालिद का स्ट्रगल है, मिरान हैदर का स्ट्रगल है, या जितने लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इन सारे लोगों के स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। और आज का जो टॉपिक है कि कैन देयर बी ए क्रिटिकल वॉइस एमंग मुस्लिम, क्या मुसलमानों के दरमियान से लोगों को बोलने की आजादी मिल सकती है, इस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ किसानों तक ही नहीं है, मुसलमानों तक ही नहीं है, किसानों को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, छात्रों को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो हमें एक वाइडर पर्सपेक्टिव दे रहा है, एक हमें ओकेजन दे रहा है कि हम चीजों को बहुत ही एक वसी तनाजुर में उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। और मैं बिल्कुल खामोशी अख्तियार करूंगा और सबसे पहले इरफानुल्लाह साहब जो हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो जिस तरह से बोलने पे या बोलने की आजादी नहीं है, जिस तरह से आप डिसेंट नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आप सरकार की पॉलिसी की तनकीद नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट को बाईपास कराया जा रहा है, जिस तरह से जो एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में जो ये सब कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज पास कराए जा रहे हैं, ये सब कितना खतरनाक है, आप अपने तजर्बे, अपने मुशाहिदे और अपने मालूमात से हम लोगों की रहनुमाई कीजिए इरफान साहब। जी शुक्रिया अभय। मैं वैसे तो ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों पे बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन दो तीन बातें जो मेरे जहन में आ रही हैं और मुझे लगता है कि शायद उन पे रोशनी डाल के इन सारे सवालों को हम शायद और बेहतर समझ सकें। मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा इन सवालों के। तो मैं एक चीज़ जो मुझे जो ज़रूरी लगती है आज़ादी के हवाले से, बोलने के हवाले से, तो आम तौर पे तो हम लोग ये बात करते हैं कि भाई बोलने की आज़ादी नहीं है या फिर अपने ख्याल को उसके इजहार की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। लेकिन मुझे लगता है कि सूरत हाल उससे ज़्यादा संगीन है। ये चीज़ जो है ये अ, अभी जो जिस तरीके की सूरत हाल पिछले चंद सालों में हमने देखी है, उसमें मसला सिर्फ बोलने की आज़ादी को लेके नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर समाज में एक समझ बना दी गई है, जिसके चलते बोलना जो है वो अपने आप में काफ़ी हद तक बेमाना हो गया है। राइट, सो जिसके कहते हैं कि एक मीनिंगफुल आर्टिकुलेशन या एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो है वो अपने आप में बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया है। उसके आज के दौर में जो एक बड़े पैमाने पे जो ऑडियंस है वो इससे पूरी तरीके से दूर हो गई है। और इससे बहुत बड़े पैमाने पे मुझे लगता है नुकसान हुआ है, क्योंकि आज़ादी ना होना ये तो अपने आप में एक खतरे की बात है कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ और मुझे उसको रखने का मैं वो ना रख पाऊँ, या फिर ये है कि मैं उसको रखने से पहले 4 बार सोचूँ, मैं खौफ़ज़दा रहूँ, मैं सहमा रहूँ। ये एक चीज़ है और ये बहुत संगीन चीज़ है। लेकिन मेरी जो छोटी-मोटी समझ है और उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहाँ पर बातचीत, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुज़ाकरा, एक्सचेंज, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, इससे अब हम धीरे-धीरे बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें वक़्त का ज़ाया करना लगती है। तो कोई भी शख्स जो बोल रहा है, वो एक तरीके से बेमाना-सा बन गया है आज के समाज में। तो इस तरफ ज़ाहिर है बोलने की आज़ादी नहीं है, लेकिन मैं और ये चीज़ हम
क्लासरूम्स में भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उस तरीके के इंटरेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। समाज में भी एक तरीके का कंसेंसस करीब करीब बन गया है कि बातचीत से होता क्या है, लोग बातचीत करते हैं वगैरह वगैरह, बोलने से क्या होता है। तो आज़ादी का जो सवाल है वो अपने आप में बहुत अहम है, बहुत ही मरकज़ी सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले एक इस पे भी अब गौर करने की ज़रूरत आ गई है कि एक ऐसा समाज जहाँ पर आपकी कोई बात सुनने के लिए नहीं है। तो अगर अगर आपकी कोई बात सुनने के लिए नहीं है, तो फिर ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या आप बोल रहे हैं। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी ऑडियंस ही नहीं है तो फिर तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। अगर आसपास कोई नहीं है, या आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, या आपकी बात में किसी को कोई कोई मानाखेज चीज नहीं दिख रही है, कोई अहमियत उसकी नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आप सही मायने में बोल नहीं रहे हैं, आप बड़बड़ा रहे हैं। तो बोलने का ये जो पूरा भाई एक वक्त था, लोग बोलते थे, लोग सुनते थे और लोगों पे असर होता था। अब असर वसर तो बहुत आगे की चीज है, लोग सुनने को नहीं तैयार हैं। और फिर आखिरी चीज इसमें एक ये भी है कि मौजूदा जो एक मीडियाटाइज दुनिया है, जो मतलब मैं एक खास सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स पूरे हिंदुस्तान के बारे में तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में ऐसा है जो बहुत जल्द चीजों को समझने की कोशिश करता है, या उसको ये लगता है कि बस आप मतलब अब 5 मिनट में 2 मिनट में आप किसी चीज को मुझे समझा दीजिए। तो अब वो धैर्य, वो ठहराव, वो भी नहीं है। ना तो बोलने वालों में शायद वो ठहराव उस हद तक है अब, और सुनने वालों में तो खैर वो ठहराव पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो किसी भी चीज पे तफसील से बात करना, बैठ के बात करना, आराम से उसकी गुत्थियों को सुलझाना, उसको समझना क्या मुद्दा है, इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, अब ये सब चीजें चली गई हैं। तो अब तो एक तरीके का स्लाइड शो चाहिए लोगों को। मीम्स के जरिए अगर आप किसी को कुछ बात बता दें तो वो ठीक है, अगर आप उसे कोई 10 पेज का पीडीएफ भेज देंगे किसी चीज पे, तो ऐन मुमकिन है आप उससे गाली खा जाएं कि भाई मेरे पास और भी काम है, मैं सिर्फ ये सब पढ़ने के लिए या इतना वक्त मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो ये चीज है। तो मुझे लगता है कि ये और इसकी वजह से बोलने की आज़ादी पे जाहिर है बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जब हमारी आज़ादी को लोग रोकेंगे तो एक बड़ा तबका इस बात को लेके खड़ा होगा कि हाँ मतलब बोलने में कोई बहुत ज्यादा अब दम है नहीं, और बोलने की सही मायने में कोई जरूरत भी नहीं है। तो आई थिंक ये काफी ट्रैजिक डेवलपमेंट है जो मौजूदा दौर में हम देखते हैं। अबे आप म्यूट हैं। अभय आप म्यूट पे हैं। जी, हम आपके पास आएंगे फिर। इरफान भाई, हमारे साथ प्रीति गुलाटी हैं जो कि सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू से पढ़ रही हैं, वहां पे पीएचडी ये जमा करने वाली हैं। और ये कैंपस में हम लोगों ने इनको देखा और पाया कि ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी काफी ये सक्रिय रही हैं, और इन्होंने शर्जील के मामले हो या कोई और भी जो जेएनयू का छात्र हो जिनके ऊपर दमन किया गया है उनके खिलाफ, और जो 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 मजलूम है उनके हक में उन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे याद है कुछ साल पहले, 1 साल पहले इन्होंने वायर में भी एक मजमून लिखा था शर्जील को लेकर। उन्होंने ये बात उसमें बताने की कोशिश की गई थी। ये उसका लबो-लबाब यही था कि किस तरह से ये पूरा एक मुस्लिम को और एक मतलब एक स्टूडेंट को किस तरह से डेमोनाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उन्होंने उनके एमफिल से भी, उनका जो एमफिल में जो वर्क था शर्जील के, उसके हवाले से भी कुछ बात कही थी। तो हम चाहेंगे कि प्रीति जी आप उस चीजों को भी रिकॉल कीजिए। और 1 साल गुजर चुका है, और इस बीच में जो भी लोग जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं वो सब बड़ी बेसब्री के साथ शर्जील और उनके जितने भी तमाम दोस्त हैं उनकी रिहाई का ख्वाब हर रोज देख रहे हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक बताना चाहूंगी कि वो वायर में जैसा भी आड़ा टेढ़ा आर्टिकल जिस तरह भी लिखा, आ, आ, ये हुआ कि जब शर्जील का स्पीच जो है पहले वायरल किया गया, उसमें कई वेल मीनिंग डेमोक्रेसी लविंग जितने भी हमारे सहयोगी थे, पीयर्स रहे हैं, उनका कई बारी गुस्से में जो है एक मैसेज आता था पूछने की क्यों बोल रहा है शर्जील ऐसे, वो ऐसे मूवमेंट डिलेजिटिमाइज कर रहा है और फलाना ढमकाना। और मेरा सवाल यही रहता था कि ठीक है, आपको उसने जो बात कही पसंद आई नहीं आई, लेकिन क्या आपका एक मूवमेंट पे का जो सपोर्ट है वो इतना नाजुक है
कि एक भाषण से, एक स्पीच से डीलेजिटिमाइज हो जाए। और ये आज किसानों पे भी हमेशा ही ये लेफ्ट लिबरल सेक्शन से पूछा जाता है कि बस से, एक झंडा से, एक बोलने से, कि इतनी बड़ी मूवमेंट है, वो एक एक्शन से डीलेजिटिमाइज का जो ये डिस्कोर्स है, ये क्यों बार बार आ जाता है कि एक झंडा फहराने से डीलेजिटिमाइज हो गया। क्या वो जितने किसान मरे, या जब शाहीन बाग में जितनी भी हमारी औरतें थी वो रही वहां पे इतनी बाइटिंग कोल्ड में, उस वक्त भी ये था कि सबसे कोल्ड दिल्ली में जो है सबसे वो सर्दी थी, सबसे कोल्ड विंटर रही थी। तो वो हम क्यों भूल जाते हैं कि उनकी 90 दिनों की स्ट्रगल या यहाँ पे 3 महीने की स्ट्रगल डीलेजिटिमाइज हो जाती है एक ऐसे चीज से जिससे आप जो है अग्री नहीं करते। और यही लोग उन्होंने फिर खैर पलटी मारी। उस वक्त भी हमने समझाने की कोशिश करी कि समझिए ये वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी फिर अब जान को खतरा होगा। जितना आप शर्जील से इतना पब्लिकली उसको डिसएग्री करेंगे, ये करेंगे, उसकी जान को खतरा है। लिटरली उस वक्त मुझे अपने दोस्त की जान की खतरा, मुझे उसको लग रहा था कि ये अब नहीं बचेगा। और वही हुआ अल्टीमेटली। एक केस, एक स्टेट आई, फिर 5 स्टेट आए, फिर यूएपीए आया, और उसके बाद जितने और अरेस्ट बढ़ते गए। फिर लोगों ने फिर अब समझा, अब जब सिर्फ शर्जील की बात नहीं थी और भी सारे लोगों, 10 लोगों का नाम था, तब अब शर्जील का नाम बीच में कहीं घुसेड़ा जाता है। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जब दिल्ली में वायलेंस हुई फरवरी में, वो तब ऑलरेडी जेल में था। पर अभी भी शर्जील के बारे में अलग से बात कभी नहीं होगी। वो हमेशा एक छुपाया जाएगा कुछ 10 नामों के बीच में, ताकि वो आपका डिस्कोर्स जो है एक तरह से सेक्युलर रहे। और मेरा जो एक क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस से एक रहता है, उसमें मेरे 2 ओपिनियंस हैं कि जगह है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जरूरी जरूर है। कैन देयर बी अ मुस्लिम वॉइस? आई डोंट नो इफ इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन जरूरी है। और उसमें उसके मेरे कारण हैं। एक, एंड दिस आई स्पीक एज अ मेंबर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। आई एम बोर्न इनटू एन अपर कास्ट हिंदू फैमिली। मैं उस तबके से बात कर रही हूँ, सोशल लोकेशन से बात कर रही हूँ। इसमें हमारी एक हिस्सेदारी भी है और जिम्मेदारी भी है। अगर आज क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस नहीं रहेगी तो कल को, उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि कल को कोई क्रिटिकल वॉइस नहीं रहेगी। एज अ वुमन मेरी कोई क्रिटिकल वॉइस नहीं रहेगी। एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को क्रिटिकल वॉइस की जरूरत है, कल को नहीं रहेगी। आज किसान के पास नहीं रहेगी, कल हमारे लिए भी नहीं रहेगी। तो मेरा एक सेल्फिश इंटरेस्ट जरूर है कि मेरे को ये ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल वॉइस जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। और दूसरा जो हिस्सा है, हिस्सेदारी हुई और जिम्मेदारी भी हुई, वहां पे एक एथिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर मेरा कोई पड़ोसी है, गांव का, कस्बा का कोई भी है, उसके साथ अगर एक जुर्म हो रहा है, तो मेरा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही है वहां पे खड़ा होना। मेजोरिटी के साथ आपका बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों नहीं आप खड़े होंगे? और ये बात शर्जील ने भी कही थी कि हमें एलाइज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कि उन्होंने ये भी अपने बात स्पीच में कही थी कि हर एक आदमी यहाँ पे क्यों नहीं ला सकता एक दोस्त, 2 दोस्त, 5 लोग जो आपके साथ अनकंडीशनली आपके साथ खड़े हुए, आपके टर्म्स पे खड़े हुए। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और इन्हीं लोगों की जरूरत है। ये तबका कहाँ है मेजोरिटी कम्युनिटी में से कि जो खड़ा हुए वहां पे बिना अपने टर्म्स कंडीशंस के, बिना अपना थोपे? ये लोग कहाँ हैं? मतलब ये दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ स्पेस फॉर अ क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस। मेरा आई थिंक स्टैंड पॉइंट ये भी रहेगा कि इंट्रोस्पेक्शन हम मेरी कॉम को भी करना है कि आपके साथ अगर मैं कोई ट्वीट कर सकती हूँ तो कोई दूसरे नाम वाला भी, उसी को उतनी ही स्पेस मिलनी चाहिए ट्वीट करने के लिए। जबकि आज दिख रहा है कि यूएपीए सब पे लग रहा है, लेकिन रिकग्नाइज करना वो हमारा काम है कि कहाँ है इंट्रोस्पेक्शन, कहाँ सेक्युलरिज्म का बोझ सिर्फ माइनॉरिटी नहीं उठा सकती। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेकुलर जो तबका है, जो नाम नेहाद सेकुलर तबका है, वो भी कभी-कभी इन बारीक चीज़ों को नहीं समझ पाता है या समझ के भी अनजाना बनने की कोशिश करता है। जो बहुत सारे जो कॉलोनियल लॉज़ हैं, जिसको ब्रिटेन ने खुद अपने मुल्क से उसको खत्म कर दिया है, उसको इनको जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, उनको और सारे ड्राकोनियन लॉ को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है।
आप अगर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता है तो लिबरल लोगों को वहां पे अल्लाह के नारे तो सुनाई दे पाते हैं, और वहां पे उनको बुर्का तो दिख पाता है, लेकिन ये जो दंगे भड़काने के लिए जो आपको भगवान राम के नाम पे जो दिन रात राजनीति हो रही है, और आज देखिए कि आज रिपब्लिक डे के जो वहां पे परेड था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर बना के उसने उसकी नुमाइश की। जरा आप सोच लीजिए कि अगर मंदिर की जगह अगर किसी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थल को अगर लाया जाता तो उस पे कितना वावेला मचाया जाता। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर प्रीति हम आपके पास आएंगे। स्नेह आशीष दास भी जेएनयू से जुड़े हुए हैं, जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं, और वो भी इन सारी चीजों को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, और उन्होंने भी अपने एक्टिविज्म में इन सारे मसले को और मुद्दे को उठाया है। तो हम चाहेंगे कि आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, और ये लोकतंत्र पे जो ये खतरा है, ये बहुत ही शदीद और बहुत ही खतरनाक जो बादल जो छाए हुए हैं, इसको कैसे हम इसका मुकाबला करें, आपकी क्या समझदारी? जी भाई स्नेह आशीष। खराब हो गया था थोड़ा, आप एक बार दोहरा सकते हैं, सवाल क्या था? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने आपका तारुफ कराते हुए कहा कि आप भी जेएनयू से हैं और आपने इन सारे मुद्दे को बहुत करीब से देखा है, और जिस तरह से लोगों की आवाज दबाई जा रही है और जिस तरह से हमारे लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, जिसका एक न एक रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं शर्जील इमाम हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। कोई एक शर्जील की बात नहीं है, उमर खालिद भी जेल के अंदर में है, मीरान हैदर भी हैं, आनल तेल तुमड़े भी हैं, सुधा भारद्वाज भी हैं। तो नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा। तो आप बताइए कि इन सारी चीजों पे आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? जी स्नेह आशीष। जी, बात ये है कि 2 साल से हम जेएनयू में 3 साल से जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, और एक चीज जो हमारे सामने आया है, शर्जील इमाम के डिफेंस कमेटी के शुरुआत से ही हम रहे हैं, और एक चीज जो है कि वॉइसेस को दबाया जो जा रहा है, और वॉइसेस को दबाया क्यों जा रहा है, मतलब ऐसा तो बात नहीं है कि तुम्हारा वॉइसेस, एक हमारा राइट टू स्पीच जेएनयू में सब समझते हैं कि हमारा राइट टू स्पीच है, जेएनयू में सबको पता है कि संविधान हमें राइट टू स्पीच देता है, लेकिन स्पीच और वॉइस में क्या अंतर है? स्पीच एक है जो हम बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। वॉइस वो तभी होता है जब उस स्पीच को किस तरीके से हमें रिकॉग्निशन मिलता है, उस स्पीच का एक ऑडियंस होता है, उस स्पीच को समझने वाले, सुनने वाले कोई होते हैं, और स्पीच एक कम्युनिकेटिव एक्शन हो पाता है, उस स्पीच कुछ कर पाता है। तो शर्जील उस दौर में रहता है जहां उसका स्पीच एक म्यूर स्पीच है कि स्पीच नहीं रहा। शर्जील जब उस टाइम में शाहीन बाग जाता है, शाहीन बाग में एक स्पीच देता है, और वो एक ही स्पीच से एक शाहीन बाग का मूवमेंट खड़ा हो जाता है। तो तभी ये हो जाता है, एक वॉइस का रूप ले लेता है, वॉइस से आंदोलन का रूप ले लेता है। तो आज जो मूवमेंट, जो वॉइसेस को दबाया जाता है, सब बोलते हैं कि शर्जील के स्पीच से कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट था, तो इसलिए उसे दबाया गया, उसके लिए हम उससे डिसएसोसिएट करते हैं, राइट? लेकिन बात शर्जील का उस स्पीच का नहीं था, वो एक स्पीच जिससे आप 15 चीज निकाल सकते हैं, बात उसी का नहीं था। बात था कि शर्जील का स्पीच कैसे वॉइस बन गया, काफी लोगों का वॉइस बन गया, और वो एक एक्शन ले लिया, वो एक मूवमेंट में बदल गया। तो बस वही मूवमेंट को दबाने के लिए उसका वॉइस को दबाया गया, उसे क्रिमिनलाइज किया गया, और बाकी तबके के जो लोग थे, जो अपर कास्ट सेक्शन से लोग थे, वो अपर कास्ट सेक्शन को पूरा पता है कि शर्जील यहाँ से चला जाएगा तो ये मूवमेंट अपने आप खत्म हो सकता है, या फिर हमारा राज चल सकता है, ये मूवमेंट में हमारा बातें चल सकते हैं। तो ये एक बात है जिसलिए शर्जील को दबाया गया था, हमें पता है। और सबसे नेसेसरी चीज जिसलिए दबाया जा रहा है, क्योंकि हम समाज के जहाँ ब्राह्मणवाद एक नया रूप धारण कर रहा है। ब्राह्मणवाद जो हम 2000 सालों से 4000 सालों से हम देख रहे हैं कि रूप बदलता आ रहा है, तो अभी बीजेपी के गवर्नमेंट में एक नया रूप धारण कर रहा है। ब्राह्मणवाद का जो नया चीज है, बीजेपी को पता है कि एक काउंटर रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन अभी चल रहा है। बीजेपी को पता है हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर एक संविधान लिखने के बाद
एक अधिकार का चीज हमें पता चलने के बाद, हमें ये पता चलने के बाद कि हम भारत के जो सोशल ऑर्डर है वो हम ही डिसाइड करेंगे, डेमोक्रेटिकली हम डिसाइड करेंगे, तो ये पता चल गया, जो जो कम्युनिटी है, जो ऑपरेशन कम्युनिटी, उन्हें पता चल गया एक नया तरीके की रेवोल्यूशन चल रहा है, जहां हम मोरलिटी के बारे में बात करें, जहां हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के बारे में बात करें। आज जनवरी 26 है और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये संविधान लिखने का नहीं है। इसका इस जनवरी 26 का सबसे बड़ा बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि संविधान एक स्केलेटन के जैसा है, और ये स्केलेटन तब तक नहीं रहेगा जब तक उसमें फ्लेश नहीं रहेगा। और फ्लेश क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? सीधे शब्द में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस। कौन ऐसा शख्स नहीं है जो ये 4 शब्द को मना करेगा? शर्जील इमाम वही था। शर्जील इमाम का संविधान के ऊपर बहुत लोग बोले कि बहुत डिफिकल्ट बात बोला है, बहुत लोग बोले कि नहीं, संविधान के ऊपर शर्जील इमाम जो बोले हम नहीं चाहते हो। शर्जील इमाम अकेला ही इंसान जो संविधान को पार्लियामेंट से लेकर रास्ते तक लाया था। शर्जील इमाम एक ही इंसान है जो संविधान को बोला था कि ये पार्लियामेंट में काम नहीं कर पाएगा, हमारा पार्लियामेंट में बहुत ब्राह्मणवादी लोग घुस चुके हैं, अगर हमें संविधान के बारे में बात करना है तो एक डेमोक्रेसी में संविधान जाना चाहिए। संविधान को तभी रास्ते में लाया जा सकता है, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है तभी हम कल्टीवेट कर सकते हैं जब संविधान रास्ते में आएगा। तब छोटे से छोटे तबके से लोग जिनको कास्ट के वजह से नीचे लाया गया है या फिर अभी सेकंड क्लास सिटीजन बताया जा रहा है, वही लोग संविधान को वो डिबेट कर सकते हैं, उसका हिस्ट्री उन्हें पता चल सके, वो संविधान का इंट्रिकेसीज पता चल सके, संविधान का पूरा टेक्निकलिटीज पता चल सके, और वो संविधान को कभी कंडेम ना करे जब तक एक क्रिटिसिज्म ना हो, संविधान को कभी एक्सेप्ट ना करे जब तक उनका राइट ना मिले। और शर्जील इमाम वही था। और शर्जील इमाम जब एक चीज लाया था जिससे हम एक रास्ता, एक स्ट्रीट बिकम्स द साइट ऑफ पॉलिटिक्स, स्ट्रीट बिकम साइट ऑफ फिलोसफी ऑफ एकेडमिक, तो उस वॉइस को दबाना बहुत जरूरी हो गया था। उस वॉइस को दबाने के लिए जो लोग हमारे यूनिवर्सिटी में भी बैठे हुए हैं वही लोग भी आ गए थे। हमें पता है एक से एक लोग, हमें मना किया था शर्जील के ऊपर बयान देने के लिए, एक से एक लोग जो किताब लिखते हैं, बड़े बड़े साइनबाग के ऊपर किताब लिख चुके हैं, वो लोग मना किए थे शर्जील के बारे में बात करने के लिए। तो एक सिस्टमेटिक चीज चल रहा है। शर्जील के जैसा जितने भी लोग हैं जो अपने बातें को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेना चाहते हैं, जो लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और लोगों से वो बातें को डिबेट डिस्कशन के जरिए बढ़ाना चाहते हैं, एक सोशल ऑर्डर बनाना चाहते हैं, लोगों से ही, स्टेट डिसाइड नहीं करेगा, लोग खुद ही डिसाइड करें, उन सबको दबाया जा रहा है। जी सने आशीष, थैंक यू। अब इरफान भाई से हम एक सवाल पूछते हैं। क्या इरफान भाई आपको लग रहा है कि जब तक मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब की बात करेगा, जब तक मुसलमान अपने आप को एक हिंदू कल्चरल इडियम्स के साथ अपने आप को बात करेगा, तब तक वो गुड मुस्लिम्स रहेगा, और जिस दिन वो अपने हक और हुकूक की बात करना शुरू कर दिया तब उसे हम एक क्या कहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट, या उसको हम कहेंगे कि कट्टर, ऐसे उसके ऊपर लेबल चिपका दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बात सही है, जायज है? जी, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। असल में देखिए, गंगा जमनी तहजीब को लेकर के एक ज़माने से बात हो रही है, और वो किस हद तक सही है उस पर बहुत बहस है, वो क्या उसके क्या कॉन्टूर्स हैं उस डिस्कोर्स के। लेकिन एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, और इस पे ऑलरेडी लोगों ने बात की है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, कि गंगा जमनी तहजीब से शिकायत नहीं है। गंगा जमनी तहजीब अगर थी तो बहुत अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे थे, लोगों का एक दूसरे के साथ उनके गम में, उनकी खुशी में शिरकत कर रहे थे लोग, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि जब आप गंगा जमनी तहजीब का रेफरेंस दे करके एक खास किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे गंगा जमनी तहजीब का हवाला देके मुझे अगर ये कहा जाए कि आप ये मत बोलिए और इस तरीके की बात कीजिए, तो वहां पे उसकी जो डिस्कोर्स की पॉलिटिक्स है, या उसमें जो एक पावर एलिमेंट है, या जो उसकी अपनी एक हेजेमनी है, जिस तरीके से वो चीज़ों को एक खास नहज पे, एक खास ढर्रे पे डालने की कोशिश करती है,
तो मुझे लगता है वहां पे गंगा जमनी तहजीब की पॉलिटिक्स जो है उसको हम एक्सपोज करते हैं। गंगा जमनी तहजीब से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है भाई, अगर मुल्क में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं और लोगों को एक दूसरे मतलब कंधा दे रहे हैं वक्त बढ़ने पर, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। सवाल ये उठता है कि उस तहजीब का हवाला देने में मैं क्यों एक कम्युनिटी से मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, पहली बात, और दूसरी कम्युनिटी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो गंगा जमनी का सबसे ज्यादा जोर जो पड़ता है, बल्कि मैं कहूँगा पूरी तरीके से उसका जो भार जो हम लोग उठाते हैं वो हिंदुस्तान के बेचारे मुसलमान ही उठाते हैं। अब जाहिर है मुसलमान, जैसे आपने आपके इसमें इस टाइटल में भी एक चीज़ है कि क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस, और ऑलरेडी इस पे थोड़ी बहुत बातचीत प्रीति ने की है। मैं सिर्फ एक बात ये कहनी चाहूँगा कि देखिए, क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस तो है जहाँ तक मुझे लगता है। असल सवाल ये है कि वो कौन सी वॉइस होगी जिसको हम मुस्लिम कहते हैं। तो अभी एक ठीक ठाक माहौल, एक पॉलिटिकल माहौल ऐसा है जिसमें मुसलमान, भाई ऐसा नहीं कि मुसलमान सिरे से गायब है पॉलिटिक्स से, बहुत से लोग हैं जिनके नाम मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप उनको अगर मुसलमान नहीं कहेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ इस तरीके की बात करते हैं जो सही मायने में मुस्लिम पॉलिटिक्स या माइनॉरिटी राइट्स की जो कनेक्शन है डेमोक्रेसी के साथ, या मुसलमानों का जो एक इख्तियार है डेमोक्रेसी को लेकर के, उससे उसका कोई मेल दाल नहीं होता है। तो मुसलमान तो आवाज लगा रहे हैं, बहुत से मुसलमान हैं जो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, और जाहिर है मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये एक कोई ऐसी वॉइस होती है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुस्लिम दिखने लग जाती है, जो ज्यादा मुस्लिम हो जाती है, तो वो हमारे लिए, खास तौर पर जो हमारा लिबरल तबका है, उसके लिए वो चीज जो है वो थोड़ी बहुत परेशान कुन हो जाती है। इट्स अ लिटिल अनसेटलिंग फॉर देम। तो मुझे यहाँ पर ये तो गंगा जमनी तहजीब का भी जो उससे भी जो शिकायत है वो यही है, जो आपने अपने सवाल में भी बात रखी कि भाई आप मुसलमान हैं लेकिन बहुत ज्यादा अपने मुसलमान होने पे जोर मत दीजिए। अब एक सवाल इसके अंदर जो हमारी तरफ से जो एक सवाल हो सकता है, और शायद इस सवाल से अगर लोग इस पे ध्यान दें तो शायद इस सवाल से हम एक नई पॉसिबिलिटी की तरफ जा पाएं कि भाई ये मुसलमान जो है ये आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि इससे हम लोग इतना घबराते हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? तो अगर मैं किसी को मुसलमान कह रहा हूं तो क्या इसका ये मतलब है कि वो गैर हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तान से बाहर की चीज है? तो अगर हम एक क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस कह रहे हैं तो क्या ये अपने आप में क्रिटिकल इंडियन वॉइस नहीं है? असली सवाल ये एक हिंदुस्तानी आवाज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक कमाल की डाइवर्सिटी है। हिंदुस्तान के एतबार से बहुत से लोग अलग अलग एतबार से बात कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बात कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। तो ये जो मुस्लिम वॉइस जो हम कहते हैं, सबसे पहले तो यही सवाल उठा दें कि भाई ये मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। ये मुस्लिम वॉइस उतनी ही इंडियन वॉइस है जितनी कि किसी और शख्स की, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो एथीस्ट हो, वो हिंदू हो, वो पारसी हो। ये तमाम आवाजें जो हैं ये पूरी तरीके से हिंदुस्तानी आवाजें हैं, और इन सारी आवाजों का हक है कि वो इस बात की कोशिश करें, या वो ये तवक्को रखें, वो ये एक्सपेक्ट करें कि उनको एक ऑडियंस मिलेगी, एक ऐसी ऑडियंस जो अर्नेस्ट होगी, जो डिलिजेंट होगी, जो इन लोगों के टर्म्स पे उनकी बात सुनेगी। क्योंकि असली सवाल ये भी है कि मैं अगर आपकी बात सुन रहा हूं तो मैं अपने टर्म्स पे आपकी बात ना सुनूं, और मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने पेश ना आऊं कि आप मजबूर हो जाएं कॉम्प्रोमाइज करने पे, आप अपनी बात के दौरान ही डिप्लोमेटिक हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि बातचीत के दौरान आप मुस्तकिल ये कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसी कोई बात ना कर दें जिसके चलते बाकी लोग आपसे उनको कोई शिकायत हो जाए। तो ये जो एक सेल्फ सेंसरशिप है, इसका सबसे बड़ा शिकार मेरे हिसाब से इस वक्त मुसलमान है। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जाती तजुर्बा है हम लोगों का। हम क्लास में भी कई बार बहुत एहतियात बरतते हैं, अपने एग्जाम्पल्स के अंदर हम बहुत एहतियात बरतते हैं। हम पब्लिक डोमेन में जब एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो हम इंतहाई सिविलाइज्ड होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग सिविलाइज्ड। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग सिविलाइज्ड हों, अखलाक के साथ लोगों से मुलाकात करें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस होता है कि कहीं मैं स्क्रिप्ट से हट के कोई काम ना कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई नुकसान हो जाती है। ये जो एक जिसको कहते हैं परफॉर्मेटिव एंग्जाइटी जो हर वक्त एक मुसलमान के ऊपर होती है, और खासतौर पे उस मुसलमान पे जो दिख भी रहा है मुसलमान के तौर पे, जिसको देख के आप फौरन कह देंगे कि हाँ जी ये मियाँ भाई हैं या जो भी है, तो उसकी जो परफॉर्मेटिव एंग्जाइटी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। कि हमारी डेमोक्रेसी में हम सब लोगों को इख्तियार है, चाहे वो स्नेहशीष हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, हम सबको इख्तियार है कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे के एहसास के, और ये सेल्फ सेंसरशिप को पूरी तरीके से हटा के हम अपनी बात को रख सकें
इस यकीन के साथ कि मेरी बात को उन टर्म्स पे समझा जाएगा जिन टर्म्स पे मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। गंगा जमनी तहजीब ने इस एंगल से मुझे लगता है काफी नुकसान पहुंचाया है कंटेम्प्रेरी मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, मतलब गंगा जमनी अच्छा, तहजीब के हवाले जी में। जी मैं भी कोई गंगा जमुनी तहजीब की मुखालफत नहीं कह रहा हूं। मैंने एक आयरोनिकली ये बात कही कि जब तक आप साझी विरासत की बात करते हैं और साझी विरासत का जो बाहरी हिस्सा हो या अंदरूनी हिस्सा हो, जब तक उसको हिंदू ब्राह्मणिकल कल्चरल ईडियम में अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तब तक आपसे परेशानी, मतलब जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को होते रहती है। जैसे आप अपना नाम बदल लीजिए, आप अरबी और फारसी नाम क्यों रखते हैं, उर्दू का रस्मुल खत जो है वो हिंदुस्तानी, मतलब संस्कृत और देवनागरी क्यों नहीं हो सकता है, आपके मजहबी मकामात हिंदुस्तान के अंदर में क्यों नहीं हो सकते हैं। अब आप लव जिहाद के मामले को ले लीजिए, आपको जो कौमी जो पर्व हैं, जो उसके ऊपर आपको बहुत ही आगे आना पड़ेगा। और मुझे बहुत कभी-कभी देखिए ये इतना ज्यादा असर कर रहा है कि मुझे त्योहार, जो हिंदू त्योहार जो होते हैं, उसके जितने मैसेजेस मुझे मतलब मेरी कम्युनिटीज के लोगों से नहीं आते, उतने ज्यादा मैसेजेस मुझे जो है मेरे मुस्लिम्स भाइयों के पास से आते हैं। कोई भी मुझे याद नहीं रहता कि आज जन्माष्टमी है, वो मुझे याद दिलाते हैं हैप्पी जन्माष्टमी। तो हम आपके पास आएंगे फिर, लेकिन एक सवाल आप बताइए इरफान भाई, आपको लगता है कि ये चीजें बदल रही है, खासकर सीए के दौरान, जिस तरह से शर्जिल ने जिस तरह से लीड किया और जिस तरह से मैंने भी देखा लोगों से जो बात की, कि जो आज का नया जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जो नौजवान है, वो अपने आप को, वो पार्टीशन का जो बर्डन है, ये सब सारी चीजों को फेंक चुका है और वो अपने आप को मुल्क का बराबर का हिस्सेदार समझता है। और वो बहुत ज्यादा मिली तंजीम की तरफ से क्या उनकी रहनुमाई की जा रही है उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। और खासकर एक सेकुलर और एक सोशल जस्टिस के लैंग्वेज के साथ वो काफी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में काफी अपनी पोजीशंस को, अपनी बातों को एसर्ट कर रहा है। तो आप इस तरह के बदलाव देख रहे हैं या कुछ ज्यादा ही मैं उत्साहित हूं इन सारी चीजों को लेकर? नहीं, उत्साहित होने में कोई बुराई नहीं है, इन सब चीज़ों को लेके उत्साहित होना अच्छी चीज़ है। मैं देखिए, एक चीज़ जो आपने बताई कि इससे मेरे हिसाब से, और ये मेरी अपनी समझ है और मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ, बाकी हमारे जो साथी बैठे हैं वो मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मेरा सेक्युलर होना आज के दौर में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है जितना कि इस बात को दर्शाना कि मैं सेक्युलर हूँ। तो अब मैं कितना सेक्युलर हूँ भाई, ये तो मैं खुद जानता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी रोजाना की जिंदगी में जिस हद तक सेक्युलर हो सकूँ रहूँ। लेकिन इसका मेरे हिसाब से बाकी लोगों पे कोई बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस कि मैं एक खास तरीके की जिसको कहते हैं एक खास तरीके की रवादारी का हिस्सा बन जाऊं या एक खास तरीके के चाल चलन में मैं शिरकत करने लगूं। तो अभी इंसान का जाती जो रवैया है, मुझे लगता है कि वो उतना अहम नहीं है। अब तो ये पूरी तरीके से एक तरीके की परफॉर्मेंस के रेल में ये चीज आ गई है कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली परफॉर्म एज समवन हु बिलीव्स और हु इज सेक्युलर। तो एक चीज। दूसरी चीज जो आपने एंटी सीए प्रोटेस्ट वगैरह के हवाले से बात की, शर्जील के हवाले से जो बात की, तो मैं फिर अपनी जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही थी उसी को थोड़ा सा ट्वीक करके मैं ये कहूंगा, और मुझे लगता है प्रीति उस पर उन्होंने पासिंगली इसका रेफरेंस भी दिया था कि देखिए, किसी भी प्रोटेस्ट को लेके अगर जब हम बात करें, किसी भी एहतजाज को लेके अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि उस एहतजाज की अपील जो है उन तमाम लोगों से निकल के आगे जाए जो उस एहतजाज से नहीं जुड़े हुए हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ इस डिस्कशन को, लेकिन मिसाल के तौर पर आपकी जो समझ है काफी हद तक वही मेरी समझ है, वही प्रीति की समझ है, वही स्नेहाशीष की समझ है। लेकिन एक कोशिश मुस्तकिल तौर पे ये होती रहनी चाहिए कि कैसे हम अपनी बात को, अब मुझे पता नहीं उसके क्या चैनल्स हैं, हम किस तरीके से वो कर पाएंगे, कैसे हम अपनी बात को लेकर के थोड़ा और आगे बढ़ें, कैसे हम डिस्कोर्स के होराइजन जो हमारी जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है डिस्कोर्स के, उसके होराइजन्स को हम कैसे पुश करें, उसके बॉर्डर्स को कैसे हम एक्सपैंड करें। अब शाहीन बाग के हवाले से जो मैं अक्सर कहता हूँ और लोगों को कई बार ये बात थोड़ी सी नागवार भी गुजरती है कि मतलब हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट, और पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि एक नई तरीके की बेदारी उसके चलते आई, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये वही लोग थे जो हमेशा से काफी हद तक
इस रेजीम के खिलाफ थे या इस तरीके के किसी भी लॉ के खिलाफ आप कभी भी बात करेंगे तो ये लोग खड़े हो जाएंगे। जाहिर है एक कम्युनिटी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही थी तो उसने बहुत बड़े पैमाने पे इसकी हिस्सेदारी उसमें थी, और बल्कि वो लोग पहली सफ में इसमें मौजूद थे, दे वर इन द फ्रंट रोज। लेकिन ये चीज आगे नहीं निकल पाई, और किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर जब तक कि वो जब कि वो दीवार जब तक हम ना तोड़ पाए, या एक तरीके का जिसको कहते हैं डेंट हम ना लगा पाए, तब तक वो चीजें जो है वो काबू में नहीं आती। मैं पहले भी एक जगह ये बात कह रहा था कि भाई जब तक हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनका वोटर आज बैठ गया है, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही घटिया किस्म की गणित बन के रह गई है। सारी चीजें आप जिस मुद्दे की बात कर लें, उस मुद्दे बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे तब तक अहम नहीं होते हैं जब तक कि उसके चलते लोकतंत्र की गणित आगे पीछे ना हो। तो प्रोटेस्ट के साथ एक सबसे बड़ा, और अब इसमें क्या वजह है भाई आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि हमारे तमाम प्रोटेस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के बीच महदूद रह गए हैं जो ऑलरेडी एक जिसको कहते हैं तरक्की पसंद ख्याल से वाकिफ हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं ये लोग। ये समाज की बहाली के बारे में, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो आप बात कर रहे थे स्नेहाशीष, वो लोग इसके बारे में सोचते हैं, तो यही लोग जुड़े हुए हैं। अब हम कैसे आखिर इस चीज को आगे निकालें, है ना। मुझे मान लीजिए कि आप अगर प्रोटेस्ट में, मुझे ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि आप एक बहुत ही जेन्युइन चीज के लिए खड़े हैं, और अगर आपकी मांग को पूरा किया जाएगा तो उसमें मेरा भी फायदा होगा। मेरे फायदे का ये मतलब नहीं कि मुझे कोई चीज मिल जाएगी। अब बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल अंदाज में भी लोगों ने फायदे को देखना शुरू कर दिया है। तो जब तक कि गैर मुस्लिम ये नहीं समझेगा कि मुसलमानों को अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, या अगर माइनॉरिटी राइट्स का हम ख्याल रखेंगे, तो इसमें पूरे मुल्क की बहाली है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज का केस नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने की एक बहुत अहम मुहिम है ये। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब ये क्यों नहीं समझ में आ रही है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर ये बात, काश की ये बात छोटे मोटे तबके को भी, दूसरी कौम के छोटे तबके को भी अगर ये बात सही मायने में समझ में आ जाती, और खासतौर पे जो वोट कर रहा है रजीम को, तब फिर मुझे लगता है कि इन प्रोटेस्ट से एक बहुत अलग तरीके का नतीजा निकल के आता। अभी ये प्रोटेस्ट जो है ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, और मतलब फार्मर प्रोटेस्ट में ऑफ कोर्स थोड़ा सा अलग एंगल है और उस पर बात हो सकती है, लेकिन अभी भी मुद्दों को हम लोगों से उठ के नहीं देख पा रहे हैं कि ये मुद्दा अभय का नहीं है, ये मुद्दा सबका है, ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा सबका है। जैसे वो कि भाई दलित अगर किसी चीज के लिए लड़ रहा है तो वो इसमें से दलित का भला नहीं है, दलित की अगर जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो ये पूरे हिंदुस्तान की भलाई है इसके अंदर। ये चीज आखिर क्यों नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से हो, या दलित राइट्स के हवाले से हो, या ट्राइबल राइट्स के हवाले से हो। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, ये बहुत बड़ी रुकावट है, जिसके चलते प्रोटेस्ट उस तरीके से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये अहम नहीं है। आई थिंक पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे हैं, और हम याद रखेंगे इसको कई साल जब तक हम लोग बाकी रहेंगे। लेकिन ये उस तरीके से ये डेंट नहीं मार पाए जितना इनके अंदर पोटेंशियल था। अच्छा इरफान भाई, आपका जो सवाल है वो मैं प्रीति से पूछता हूँ कि आपने जो कहा कि एक वाइडर सॉलिडारिटी इमर्ज नहीं कर पा रही है, और मुझे ये लग रहा है, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो मैं प्रीति से ही पूछना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि लोग और सिकुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ दिन पहले मैंने कुछ लोगों से बात की फार्मर इश्यूज के बारे में, तो उनके क्लास लोकेशंस की वजह से या उनके कास्ट लोकेशंस की वजह से वो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव हैं। तो प्रीति क्या लग रहा है कि क्या सॉलिडारिटी बढ़ रही है या सॉलिडारिटी घट रही है? मतलब जिस तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरह से लोगों को रोज बांटने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है, आप इस पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी? और ये मामला कहीं ना कहीं शर्जील से और उनके साथियों से भी जुड़ा हुआ है कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं इस तरह से जितना लोगों को आना चाहिए। जॉर्ज फ्लाइट के मामले में देख लीजिए, हम कितना भी क्रिटिसिज्म अमेरिका के कर ले, जिस तरह से वहां के व्हाइट लोग जिस तादाद में आए, उस तरह से किसी दलित के ऊपर हमला हो जाता है या किसी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के ऊपर हो जाता है, तो जो सो कॉल्ड जो बाकी कम्युनिटी है जिसकी आप हवाला कर रहे थे, जो मेजोरिटी कम्युनिटीज है, उनके वजह से लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? क्या हम लोग इसके बारे में कैसे इसको क्या कर सकते हैं और आगे? जी इसमें अभय मेरे को एक तो डायरेक्ट रोल दिखता है सोशल मीडिया का। इसमें मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेरा मानना है कि क्यों सॉलिडारिटी नहीं है, इसीलिए क्योंकि एक तबका है हमारे यहाँ क्लास कास्ट लोकेशन की वजह से
जिनको इन 70-75 साल आजादी के कभी लड़ना नहीं पड़ा। द रिपब्लिक, द स्टेट उन्हीं के इंटरेस्ट सर्व कर रही है, उन्हें कभी कोई चीज मांगनी नहीं पड़ी। एक जो लोअर मिडिल क्लास जिसकी शुरुआत हुई, वो एक जनरेशन में अपर मिडिल क्लास बन गए हैं, बिना कुछ मांगे, उनको हक लड़ा नहीं, वो स्टेट उन्हीं के इंटरेस्ट सर्व कर रही है। तो वो तबका जो है सपोर्ट में नहीं आता है, अनलेस उनमें से जो जो निकलते हैं वो एक्सेप्शंस ही होते हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी से निकले या जर्नलिज्म से निकले या एक्टिविज्म से निकले। पहला ये नेगेटिव है। दूसरा मुझे लगता है इसी का ही रिवर्स है कि फैल जरूर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है। अगर आज आप 18 से 20 साल के जो नौजवान देखें, आप क्लासरूम्स देखें, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट क्लासरूम्स हैं, तो वहां पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल बढ़ी है पिछले 10 साल में। अवेयर तो बिल्कुल हैं लोग, चाहे वो जिस भी एक विचारधारा के साथ जुड़े, लेकिन वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि हाँ हमें भी जुड़ना है। वो एक कंजम्पशन न्यूज का डेफिनेटली ज्यादा है, 10 साल में ही मुझे वो डिफरेंस दिख रहा है। अब बात ये आती है कि उनके साथ कैसे जुड़ा जाए या क्या करा जाए, कि ये किस तरह से कौन सी आइडेंटिटी एक्सेप्टेबल हो जाती है। और ये टू कंटिन्यू व्हाट इरफान हैड आल्सो पुट फॉर, कि जो गंगा जमुनी वाली भी चल रही थी, एक समझना भी पड़ेगा कि जो एक्सेप्शनल लगती है, जो खटकती है, जो मुसलमान दिखते हैं, या कोई जब आज किसान जब जबरदस्ती पंजाबी में बात करते हैं, जबरदस्ती भी नहीं क्योंकि वो उनकी भाषा है, वो एक रीजनल आइडेंटिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी असर्ट करते हैं, वो खटकती इसलिए है क्योंकि 70 साल में एक आइडेंटिटी हेजिमोनाइज हो गई है इसी तबके की, जिसको कभी कुछ लड़ना नहीं पड़ा, उनकी नेचुरलाइज कर दी है। हम किसी ऑफिस में घुसते और कैलेंडर देखते हैं लटका हुआ वैष्णो देवी का, तो वो खटकता नहीं है क्योंकि ये नेचुरलाइज हो चुका है। लेकिन कोई और वही हमें कोई चीज दिखेगी तो वो सडनली खटकेगी कि अच्छा ये अलग तबके से दिख रही है। तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन करना भी जरूरी आएगा कि आप किस एक जो आइडेंटिटी जो नेचुरलाइज हो गई है, वो कैसे एक हेजेमनी बनी हुई है, और उसको कैसे तोड़ना है, वो असर्शन से ही टूटेगा। कि वो नॉर्मलाइज करना है कि पब्लिक प्लेस में, प्राइवेट प्लेस में, एजुकेशनल प्लेस में, कि अपनी अपनी जितनी भी लोगों की कल्चरल आइडेंटिटीज हैं या जैसे उनको बात करनी है, उनको वो स्पेस बकायदा बनाए जाए। वो एडुकेटर्स जो एक टीचर्स हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ हर चीज लॉ से तो आएगी नहीं, जैसे शर्जील कह रहा था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना काफी नहीं है। अगर पार्लियामेंट में प्रज्ञा देवी बैठी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मायना है ही नहीं, उसको रोजाना इम्प्लीमेंट करना होता है। वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसमें ये सारी जो है ऑक्यूपेशन जुड़ी होंगी। ये मेरे ख्याल से इतना मुझे लगता जरूर है। और ये भी एक देखना पड़ेगा कि चाहे वो लेफ्ट लिबरल सेक्शन हो या प्रोग्रेसिव सेक्शन जो जुड़ते रहते हैं, एक उनसे बात ये भी आती है कि उनको अगेन जो आवाज खटकती है कि शर्जील उठ रहा है, क्यों मोबिलाइज कर रहा है, या उम्र की बात हो, वो जो क्रिटिकल वॉइस आती है, वो एक अगेन इट इज नॉट जस्ट अ क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक ओनरशिप से आ रही है कि आप क्या कहने से आप क्रिटिकल बन जाते हैं, किसको आप काउंटर कर रहे हैं कि आपको क्रिटिकल दिया जा रहा है, क्योंकि आप फिर उसको आप हिस्सा मान ही नहीं रहे हैं। अगर आप इस इंडियन कल्चर, इंडियन स्टेट का या इंडियन कंट्री का अगर आप हिस्सा हैं, तो फिर आप उसी सेंस ऑफ ओनरशिप और बिलोंगिंग से आप बात करेंगे जैसे बाकी सारे बात कर रहे हैं। तो मतलब या तो ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि सबका इक्वल दर्जा है ही नहीं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है लेकिन उसके बाद भी दर्जा नहीं है, क्योंकि क्यों आवाजें फिर एक खटकती हैं, क्योंकि वो एक हेजेमनी को चैलेंज कर रही है कि मतलब जो एक नेचुरलाइज है वो उसे चैलेंज करेगी, तो ये चीजें क्रिटिकल बन जाएंगी, वो खटकती जरूर है और शुरुआत वहां से करनी है। जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। ये स्नेह आशीष दास जी, आप इस डिबेट में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो वाइडर एक सॉलिडारिटी है उसको कैसे हम उसको अचीव करें, क्या करें? कास्ट का बैरियर है, बहुत सारी चीजें हैं लोगों के अंदर में, जो आपने कहा ना मोरल जो क्वेश्चंस हैं वो मूव ही नहीं हो पाते हैं। जैसे उनको लगता है हाथरस में कोई दलित की बेटी के साथ कुछ हो गया तो कोई इशू ही नहीं है, कोई नौजवान अगर गिरफ्तार हो गया
बाटला हाउस है तो कोई इशू ही नहीं है, किसी का इनकाउंटर हो गया तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसको ये इतना इनसेंसिटिव जो सोसाइटीज है, इसमें कैसे आप अपने पर्सपेक्टिव से आपने जो सोचा है, कैसे इसको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी आशीष। देखिए, जो इनसेंसिटिवनेस का जो बात रहा है या फिर मोरालिटी लॉस का जो बात रहा है, ये कुछ नया बात नहीं है। हम एक समाज में रह रहे हैं जहां ब्राह्मणवाद कई साल से, कई सदियों से है, और ये ब्राह्मणवाद को चैलेंज करने के लिए हम क्या किए हैं, हम कितना इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं, कितना एक्टिविस्ट हम पैदा किए हैं, कितना लोग जो पार्लियामेंट से लेकर अपने घर तक ब्राह्मणवाद को चैलेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वही है। आज अगर राम मंदिर बन पाया है, आज अगर राम मंदिर के नाम पर मुसलमान के दहन किया गया है, वो किस वजह से हुआ है? राम मंदिर इसलिए एस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है वो एक नया नया चीज से आगे बढ़ रहा है, नया नया चीज से खुद को एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि हम कैसे सरवाइव करें। और इतिहास गवाह है, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं कि देयर इज ए रेवोल्यूशन, देयर इज ए काउंटर रेवोल्यूशन। जब एक ब्राह्मणवाद का एक समाज, एक सोशल सिस्टम चल रहा है, उसे काउंटर करने के लिए कभी कोई बुद्धिज्म आता है, कभी इस्लाम आता है, कभी बहुत सारे चीजें आता है जो मोरालिटी को फिर से बूस्ट करता है। और ब्राह्मणवाद फिर कुछ नया रूप से आके उसे फिर अपना फॉर्म चेंज करके फिर अपने एस्टेब्लिशमेंट में आ जाते हैं। और अभी अगर हम पार्लियामेंट में देखें, अभी इतना सारा बिल पास हुआ है, वो बिल को हम जस्ट इतना नहीं बोल सकते अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस बिल्स आर इमोरल, दिस बिल्स डू नॉट रिकॉग्नाइज आवर ह्यूमन वैल्यूज, दे आर इनह्यूमन बिल्स। और ये इनह्यूमनिटी जो है वो इंडियन सोसाइटी में इतना रूटेड है। इंडियन सोसाइटी में एक कास्ट नहीं है। आशीष, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है कि इरफान भाई आप सुन पा रहे हैं? प्रीति जी, कुछ लगता है इनके साथ नेटवर्क का इशू फिर हो गया। तो आशीष भाई मुझे लग रहा है आ रहे हैं। बस दोस्तों कुछ सेकंड के लिए आप बने रहिए। जी सुने आशीष भाई? जी आप एक कह रहे थे। जी भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुने आशीष भाई, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो आशीष भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी बातों को? मुझे लग रहा है कुछ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी सुन पा रहे हैं। आप सुन पा रहे थे हम क्या बोल रहे थे? जी 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 दोस्तों, कुछ सेकंड्स के लिए नेटवर्क का इशू हो गया था। सुने आशीष भाई ये बोल रहे थे कि जो बिल पास कराए गए हैं वो बिल्कुल के बिल्कुल मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं, बिल्कुल वो मोरालिटी पे भी सही नहीं उतरते हैं। आप वहां से अपनी बात को आगे जारी रखिए। जी जी, तो अभी हमारा जो सबसे बड़ा चीज है, जो अंबेडकर भी बोलते हैं, शुरुआत हम इससे कर सकते हैं एसोसिएटेड लिविंग से। अंबेडकर बोलते हैं फ्रैटर्निटी एक ऐसा आइडिया है जहां हम एसोसिएशन का इमेजिनेशन करते हैं। सर्जिल का केस में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिसएसोसिएशन हुआ है। सर्जिल के बातों को बस कोई डिसएग्री नहीं किया है, सर्जिल से ही डिसएसोसिएट किए हैं। बोल रहे हैं कि हमारा सर्जिल के साथ कोई एसोसिएशन ही नहीं है। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, डिसएसोसिएशन। तो अभी का जो जमाना है, अभी जो लोग डिसएसोसिएट भी किए थे, उन्हें पता चल रहा है कि अभी अगर उनके लिए वो सारा कानून भी आएगा, उन्हें कितना ज्यादा जरूरत हो जाएगी एसोसिएशन का। एसोसिएशन एक बड़ी बात नहीं है। एसोसिएशन का मतलब नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं आपको पूरी मत से एग्री करना होगा। एसोसिएशन का मतलब है आप जो बोल रहे हैं या फिर मैं जो बोल रहा हूं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरेगा। वो
आपके बात और मेरा बात कभी अनकंटेस्टेड नहीं जाएगा। सर्जिल के बात के साथ बिल्कुल डिसएग्री कीजिए, लेकिन उसके साथ डिसएग्री करने के लिए भी सर्जिल हमारे पास होना चाहिए, हमारे साथ डिबेट करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। जैसे कि हम सर्जिल के साथ बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डिसएग्री करता हूं, और सर्जिल भी बोल सकता है कि मैं तुम्हारे साथ डिसएग्री कर सकता हूं। और वो इस चीज से, जैसे कि सर्जिल एक बात बोलता है कि हम एक ऐसे, अभी देखिए बहुत सारे जो टर्म एंड कंडीशन के बाद प्रीति ने भी बोला था, टर्म एंड कंडीशन तो बहुत सारे मूवमेंट में सॉलिडारिटी के टाइम टर्म एंड कंडीशन रहता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन जब अपकास्ट का एक्सपर्टीज के लिए बन जाता है कि मैं एक्सपर्ट हूं तुम्हारे मूवमेंट में, मैं ही लीडर हूं तुम्हारे मूवमेंट में, वो एक खतरनाक चीज हो जाता है। सर्जिल उसके खिलाफ था। सर्जिल बोल रहा था हम 70 साल का इंडिपेंडेंस देखे हैं, 70 साल में हम देखे हैं कि कितना मुसलमान के खिलाफ, कितना दलितों के खिलाफ, कितना ओबीसीओ के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ लॉज आया है। और इस मौके में हम जिसको अप्रेसर कम्युनिटी सोचते हैं, वो कांग्रेस हो या फिर पार्लियामेंट्री लेफ्ट हो, जितना यूपीए लगा है लेफ्ट के रिजिम में केरला में, हम नहीं बोल सकते कि तुम्हारा टर्म एंड कंडीशन में हम जाएंगे। अभी का जो मूवमेंट है वो लोगों का मूवमेंट है, और लोगों का टर्म एंड कंडीशन रास्ते में तय होना चाहिए। लोगों का टर्म एंड कंडीशन आप बना के आओ और लोग मान के रास्ते में चले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये एक तरह से अपकास्ट के मोरालिटी को कल्टीवेट कर रहा है। अगर हम सोचा जाए, अपकास्ट के लिए एक लर्निंग ये है, एक अपकास्ट को ये एक लर्निंग होना चाहिए कि नहीं, वो लीडरशिप और एक्सपर्टीज नहीं ला सकते हैं। उन्हें अगर आना है तो एक रास्ता, फ्री रास्ता है, यहीं पर बैठिए, यहीं पर बात कीजिए और यहीं से गुजरिए। आपका भाषा यहीं से शुरू होना चाहिए और यहीं पर ही भारत के जो फ्यूचर है उसे डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि अभी इरफान सर भी बोले कि सेकुलरिज्म जो चीज हम बहुत है कोशिश करते हैं कि हम सेकुलर बने, मैं थोड़ा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि अगर भारत के सेकुलरिज्म में हिंदुइज्म का कोई स्थान है तो शायद वो सेकुलरिज्म काम नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हिंदुइज्म को हम 1000 साल से देखें और जितना आंटिका थिंकर्स हिंदुइज्म के बारे में बात की है, हिंदुइज्म को आप प्राइवेट स्पेस हो या पब्लिक स्पेस हो, कहीं पर लाना खतरनाक है। क्योंकि हिंदुइज्म एक ऐसा मोरालिटी कल्टीवेट किया है व्हिच इज एंटी ह्यूमैनिटी, व्हिच इज इनह्यूमन। हिंदुइज्म कास्ट के बिना इमेजिन करना असंभव है, और कास्ट जब तक है लोगों के अंदर हम मोरालिटी पैदा करना असंभव है। मैं कभी नहीं सोचता हूं कि अपर कास्ट कभी आएगा और तुम्हारे साथ सॉलिड, जो अलाइशिप का आइडिया है कि अलाइशिप पास द माइक, ये बात मुझे इतना, मुझे ये खटकता है कि पास द माइक क्या है। मतलब आप सोचते हैं कि आप हमेशा माइक रखेंगे और हमारे हाथ में दिलाएंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अकम्प्लिश बनना है, आंटिकस मूवमेंट में आइए। जैसे सर्जिल बोलता था कि आज हम शाहीनबाग में ऑर्गेनाइज किए, आप अपने मोहल्ले में ऑर्गेनाइज किए, आप अपने मोहल्ले में ऑर्गेनाइज करो। क्या शाहीनबाग एक सेफ स्पेस है? क्या शाहीनबाग में ऑर्गेनाइज करने में कोई खतरा नहीं है? तो अपकास्ट अपने मोहल्ले में एक खतरा भी क्यों डेमोक्रेटिक नहीं हो पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लिए क्या जो बिल आएगा, जो हमारे राइट के लिए आएगा, वो एक डेमोक्रेटिक राइट होगा? क्या हमारा स्ट्रगल जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जिम्मेदारी अगर अपकास्ट को नहीं ले सकते हैं, देन मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा। और इसके लिए हमें जरूरत है कि टॉक एक मुसलमान के विषय में नहीं होना चाहिए, टॉक एक दलितों के विषय में नहीं होना चाहिए, टॉक उनके विषय में होना चाहिए जिनको हम समझते हैं कि वो लोग बस हमारे मूवमेंट में आते हैं 5 दिन के लिए, या फिर चले जाते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं आते कंडेम करने के लिए। ये टॉक उनके बारे में होना चाहिए और उनके समुदाय से भी लोगों को लाना चाहिए जो उन्हें चैलेंज करे कि आप अगर ये समय में नहीं आ सकते, दिन समय बहुत गड़बड़ होने वाला है, जो शायद हम किसी को नहीं बता सकते हैं। दलितों, मुसलमान, क्या आप अपने खुद का मोरालिटी को भी, आप अपने ह्यूमनिटी को ही मार दे रहे हैं, जिसके वजह से एक ह्यूमन ही नहीं बोला जा सकता। ये डेमोक्रेसी क्या, ये कंट्री क्या, हम एक ह्यूमन बोलने के लिए भी लायक नहीं रह सकते हैं शायद। सुनिए आशीष भाई, आपने जो सवाल उठाया कि जो सेकुलरिज्म के अंदर में अगर हिंदू कंटेंट होगा तो वो नहीं चलेगा, और मैं आपकी बात सुन रहा था तो मुझे याद आया कि एमएन श्रीनिवास जैसे एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी एक तरह से आप कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, उनकी एक रीडिंग है हिंदुइज्म के ऊपर जो कि बीए ऑनर्स कोर्स में पढ़ाई जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ शायद रिलीजन में उसको इंक्लूड किया गया है। आप उसको पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली कह रहे हैं
कि इंडिया में सेकुलरिज्म इसलिए है क्योंकि उसका हिंदू बेसिस ऑफ टॉलरेंस का है। मैं जो आर्टिकल पढ़ा तो मेरा भी दिमाग जो है ना 2 मिनट के लिए हिल गया कि एक तो उन्होंने इतना ऐसी बातें लिखी और उसको जानबूझ के सिलेबस के अंदर में डाला गया। तो ये सारा पॉलिटिक्स नॉलेज का भी एक है। ये मैं मतलब मैं रोक नहीं सका ये बात कहने के लिए आपसे, मगर मैं आपसे एक थोड़ा सा तीखा सवाल ये करूंगा कि ये कुछ लोगों के बीच में इस तरह की समझदारी बननी शुरू हो गई है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज से बहुत ज्यादा तादाद में लोगों पॉलिटिक्स का जो कैरिडोर है, जो पावर का कैरिडोर है, वहां पे वो हैं। लेकिन जो मुस्लिम्स के जो सवाल आते हैं वहां पे थोड़ा वो सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो हिंदुत्व बहुत ही खतरनाक हो गया है, या फिर ये लगता है उनको कि वो जो बेनिफिट्स स्टेट से मिलने वाले हैं वो हमारा बेनिफिट्स मिलना कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्ट पैदा कर रहा है कुछ तरह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बीच में जो एक यूनिटी का जो सवाल है, इसमें कहीं ना कहीं ये मार्जिनलाइज के बीच में एक सस्पिशन पैदा करता है। लोग खुल के बोल नहीं पाते। तो आपको ये लग रहा है कि ये सारी बातें मतलब सही है, या मैं कुछ ज्यादा ही एग्जेगरेट करके आपके सामने बता रहा हूँ? नहीं, ये सच है। हम जितना रवैया देखें कुछ टाइम से, जितना ही पार्लियामेंट्री रवैया देखें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, आप मुसलमान का सवाल ही क्यों, आप ईडब्ल्यूएस को ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस में लोकसभा में कितने एमपीज अपोज किए थे? 3 एमपीज, और 3 एमपी कौन से कम्युनिटी से थे? मुसलमान कम्युनिटी से थे। और ईडब्ल्यूएस किसको सबसे ज्यादा खतरा पहुंचा सकता है? आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को। और वो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन किस समुदाय के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, हुआ था और हुआ है? क्या मुसलमान को एससी रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता है। ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है। फिर मुसलमान में मतलब अगर एससी, ओबीसी और एसटी जितना भी देखा जाए, ज्यादातर बेनिफिशियरी जो रहे हैं वो हिंदू समाज या फिर हिंदू समाज के जितने भी लोअर स्ट्रेटा में है उनको मिला है। क्या रिजर्वेशन एक ऐसा समस्या जो उनका जो आइडिया अफर्मेटिव एक्शन को खत्म कर रहा है, क्या उनके एमपीज उसके लिए खड़े हुए? नहीं हुए। ये जो अभी जो रवैया चल रहा है, इसमें आप जरूर बोल सकते हैं कि कुछ कुछ चीजों में जो दलित लीडर्स हैं या फिर जो बहुजन लीडर्स भी हम बोलते हैं, वो अपने मुद्दे में खड़े हुए हैं, लेकिन मुसलमान मुद्दों में खड़े नहीं हुए हैं। तो इसका रीजन मैं इतना ठोस से नहीं बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर रीजन है, लेकिन हमें इतना जानना चाहिए कि एक समाज में अभी हम ऐसे जी चुके हैं, एक समाज में ऐसे रह रहे हैं जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एकदम फेलियर हो चुका है। पार्लियामेंट में अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे सांसद को भेजेंगे, हमारे सांसद अभी एक ब्राह्मणवाद का कब्जे में है, और बहुत सारा पार्टीज में जो रिप्रेजेंटेशन का भी मामला चल रहा है कि लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी में 5-6 मुसलमान है, 10-12 दलित ओबीसी है, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया? नहीं हुआ है। रिप्रेजेंटेशन का डिबेट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक, जैसे इरफान सर भी बोले कि कोई मुसलमान आइडेंटिटी लेके बात कर रहा है और किसका बात मुसलमान है, किसका बात लोगों को लग रहा है कि नहीं ये मुस्लिम सेंट्रिक है, जो माइनॉरिटी राइट के बारे में बात करें, जो इस्लाम के बारे में बात करें, वही हो गया अभी एंटी-कास्ट पॉलिटिक्स। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे एमपीज दलित और ओबीसी और समुदाय से एमपीज फिर से दोहराए। हमें चाहिए कि जो फुले साहब का आइडियोलॉजी है, जो सबको साथ लेके मार्जिनलाइज का एमांसिपेशन के बारे में बात करते हैं, वो लोग पार्लियामेंट में बात उठाए, तभी कुछ हम कह सकते हैं कि हाँ एंटी-कास्ट मूवमेंट और जो मुस्लिम का जो मूवमेंट चल रहा है और बाकी जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं सब साथ आ सके। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि दूसरे हिसाब से आए कि हमारे एमपी जो अभी ये बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा एक फेल्योर इमेजिनेशन है। इरफान भाई, अब आपसे एक सवाल लेते हैं। ये सवाल सिर्फ दलित पॉलिटिक्स का नहीं है। इस तरह के मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर से भी दलित कम्युनिटी या मार्जिनलाइज कम्युनिटी उठाती है कि जिस इंस्टीट्यूट में मान लीजिए वो हैं, वहां पे लोअर कास्ट लोग, चाहे वो नॉन मुस्लिम लोअर कास्ट हो या मुस्लिम लोअर कास्ट हो, उनको जगह नहीं मिल पाती है। बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त भी ये बात बोलते हैं कि अब पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में मुसलमानों की पॉलिटिक्स जो अगर देख लीजिए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उर्दू
और जो बहुत इमोटिव इश्यूज के साथ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिए, वो सवाल कोई गलत नहीं है। आप एमयू के माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहे हैं तो जरूर लड़िए, उर्दू के लिए जरूर लड़िए, लेकिन वो भी इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम्स लोग ने भी जो लोअर कास्ट जो पॉलिटिक्स थी या सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स थी उसको अपने करीब नहीं लेके गए और वो सवर्णा इंटेलेक्चुअल से सवर्णा पार्टी के ही फोल्ड में रहे। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आप इस तरह के मतलब जो क्रिटिसिज्म है, आप इसको कितना जायज मानते हैं? ये देखिए, एक चीज जो मतलब स्नेहाशीष भी मुझे लगता है इनडायरेक्टली इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि कास्ट, सबसे पहली चीज तो हम लोग यही पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, या फॉर दैट मैटर इवन स्कूल एजुकेशन में, हम सोशल साइंस में जब हिंदुस्तानी समाज के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज हमें यही बताई जाती है कि भाई कास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से रिलेटेड एक चीज नहीं है, ये एक्चुअली हिंदुस्तान से रिलेटेड एक चीज है। तो हिंदुस्तान में जो भी कम्युनिटी यहाँ पे बसी आकर के, उसने किसी न किसी दर्जे में कास्ट प्रैक्टिसेस को इख्तियार कर लिया। हमें भी ये बात नहीं मालूम थी, हमें ये चीज जेएनयू में जाके पता चली। हमें लगा इस्लाम के अंदर तो कास्ट का, और इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में कास्ट का कोई वो नहीं है, लेकिन मुसलमान बहरहाल उतने ही कास्टिस्ट हैं जितने की हिंदू हैं, या कोई और कम्युनिटी हो फॉर दैट मैटर। तो इस और लीडरशिप के क्वेश्चन को लेकर के हमेशा से ये बात की गई है कि लीडरशिप का एक खास तबके के साथ जो कनेक्शन है, डेमोक्रेसी उस चीज को तोड़ नहीं पाई है हिंदुस्तान के अंदर, और ये अभी तक नहीं टूट पाया है। इवन जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मार्जिनलाइज सेक्शन में भी एक लेवल के बाद से मोबिलिटी अलग तरीके के एस्पिरेशंस खड़े कर देती है, और उन एस्पिरेशंस के चलते फिर बहुत अलग अलग किस्म के कोट एंड कोट टैक्टिकल अलायंसेस जो हैं वो बन जाते हैं। तो मुसलमानों के हवाले से जो आपने बात की, मुझे लगता है क्रिटिसिज्म जायज है, और ये हमने खुद भी इसके बारे में बात की है कि भाई मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका है जो पूरी तरीके से प्रिविलेज नहीं, मतलब बिल्कुल सिरे से ही प्रिविलेज नहीं है। ये बहुत कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हाशिए पे हैं, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हैं, बुनियादी जो जरूरियात हैं उनसे बहुत दूर हैं। लेकिन जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, और खास तौर पे जो मेन मुद्दे रहे हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स के पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, वो काफी हद तक इन लोगों के मतलब इन लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे बहुत अलग हैं। तो ये बात बिल्कुल जायज है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरा इस आर्ग्यूमेंट का जो इसकी जो अपील है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ऐसा ना हो कि इस आर्ग्यूमेंट की अपील के चलते सिरे से ही माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को नजरअंदाज कर दिया जाए। तो ऐसा भी ना हो कि पूरी तरीके से मुस्लिम लीडरशिप या दलित लीडरशिप को, जिसको कहते हैं, सिरे से ही नजरअंदाज कर दें। ठीक है, इसमें खामियां हैं, और मुझे लगता है कि हमारी और आपकी ये खुशकिस्मती है कि हम लोग इन सब चीजों के बारे में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज के दौर में हम लोगों के बीच में इस पे चर्चा हो रही है, और उम्मीद है कि इस चर्चा के चलते आज नहीं तो कल इसको लेके कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, इस कौम के अंदर आएगा और तबकों में आएगा। तो हम खुशकिस्मत हैं कि कम से कम हमारे बीच ये बातचीत हो रही है। लेकिन पूरी तरीके से एक मुस्लिम पॉलिटिकल इमेजिनेशन को अगर हम डिसमिस कर देंगे तो मुझे लगता है फिर हम एक दूसरे एजेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसा भी ना हो कि जो मुसलमान लीडरशिप के मतलब उसकी जो खामोशी रही है, इसका क्रिटिसिज्म जायज है, लेकिन इसके साथ ही साथ सिरे से उसको नकार देना, या उसका जो भी छोटा मोटा रोल रहा है पोस्ट कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से, उसको सिरे से इग्नोर कर देना, खत्म कर देना, उसको रिमूव कर देना हमारी मेमोरी से, मुझे लगता है ये फिर एक दूसरी पॉलिटिक्स के तहत ये चीज होगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है एहतियात बरतने की जरूरत है। क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज है, और जो बातें आपने बताई वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मुद्दा हो, या उर्दू का मुद्दा हो, या और मुद्दे हों, ये मुद्दे बहरहाल इंपॉर्टेंट हैं। हम इस बात की जरूर कोशिश कर सकते हैं कि हमारे इदारे किस तरीके से ज्यादा मैं कहूँगा इंक्लूसिव हो जाएं, एलीट की पकड़ से बाहर निकलें, या उनकी जो गिरफ्त है उनकी शिकंजे से बाहर निकलें, ये एक अलग कोशिश है। लेकिन इन मुद्दों को सिरे से ही एलीट डिमांड्स कहना भी मुझे लगता है शायद थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये नासमझी होगी, और इससे ज्यादा बड़ा एक नुकसान आने वाले दिनों में शायद हो सकता है। नहीं भाई, मैं सिर्फ जो एक पासमानदा क्रिटिक जो रहा है उसी को मैं यहाँ पे पैराफ्रेज कर रहा था, और मैं माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को मैं डिलेजिटिमाइज नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी डेविल्स एडवोकेट की तरह भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। एक सवाल हम प्रीति से लेते हैं। प्रीति, आप एक चीज बताइए कि शर्जील के मामले में भी हम लोगों ने देखा कि
सो कॉल्ड नाम नेहाद हम किसी किसी खास पार्टी को या किसी खास लीडर को हम टारगेट नहीं करना चाहते यहाँ पे, लेकिन उनके साथ भी लोगों बहुत अनकंफर्टेबल लोग रहे हैं। ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया। और मुझे याद है कि बहुत कम लोग शुरू में शर्जील के साथ आने शुरू हुए, और जब जब तक लोग उनके साथ आए तब तक दिल्ली में आपको पता ही है कम्युनल वायलेंस ऑर्गेनाइज कर दिया गया। फिर बहुत दिनों तक वो आवाज मतलब थम गई। उसके बाद तबलीगी जमात का भी मामला हुआ, उसमें भी मैंने देखा कि जो लेफ्ट सर्कल जो है, जो अपने आप को बहुत ही प्रोग्रेसिव सेकुलर कहता है, वो भी उसी मतलब जो स्टेट की नैरेटिव है, जो हिंदुत्व की नैरेटिव है, उसमें बह गया। सब लोगों ने उसको लिखा भी। तबलीगी जमात को कोरोना बम फैलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने तरह तरह तरीके से उनको बुरा भला भी कहा। अब कोर्ट जब कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि जो कि स्टेट का हिस्सा है, वो कह रहा है कोर्ट कि ये इनको बलि का बकरा यानी स्केपगोट बनाया गया था। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक सेकुलर पॉलिटिक्स जो है वो लेफ्ट जो ग्रुप है, उनकी सेकुलर पॉलिटिक्स पे कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन उनका क्यों सेकुलरिज्म जो है वो वो मुसलमानों को लेके या दलितों को लेके वो तब तक ही वो उनके साथ रहते हैं कि जब तक ये उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे सब कुछ करें, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ नहीं पाते हैं जितना कि लेफ्ट के साथ जुड़ते, या शायद उनका सोशल बेस खिसका भी है बंगाल में और दीगर इलाकों में। तो इस कमी को, जैसे एक दलित क्रिटिक भी होता है सवर्णा लेफ्ट, मतलब उसको मैं पैराफ्रेज करना चाहता हूं, शायद आपको भी कोई कह दे सवर्णा लेफ्ट, मुझे भी कोई कह दे सवर्णा लेफ्ट, तो इसे भागने के और मुंह छुपाने की बात नहीं है। तो ये इस कैंप में, ये जो लाल झंडे का जो कैंप है, जो प्रोग्रेसिव कैंप है, वो कहाँ चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझ के गलती कर। नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ अग्री करती हूँ अभय, और मेरी भी सबसे ज्यादा नाराजगी उसी तबके के साथ रहती है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पॉलिटिकली मैं उन्हीं के साथ इंक्लाइंड रहती हूँ। मैं मेरा भी एक तरह से लेफ्ट के साथ जेएनयू के चलते नाता कुछ तरह से रहा है, और सबसे ज्यादा मेरी नाराजगी भी उन्हीं के साथ रहती है, क्योंकि वो जैसे स्नेहाशीष ने भी कहा कि हिंदुइज्म इतने साल पुराना है और उसका जो कोर है वो कास्ट है, और मुझे लगता है कि लेफ्ट भी उससे अलग नहीं है। ये चीजें इतनी इंटरनलाइज्ड है हमारे अंदर कि हमेशा कुछ, जब वो खटकने वाली बात आती है कि कुछ जो एंटी स्टैब्लिशमेंट अगर आवाज आए या कुछ स्टेटस को कोई हिलाए, तो चाहे वो उमर के टाइम 2016 में एक अपूर्वानंद का आर्टिकल चाहिए था जहाँ पे वो बोले कि नहीं ये यू नो माय सन उमर, या शर्जील के लिए कोई एक हिंदू आवाज जब तक उसको जो है सहला नहीं देती, अपने हाथ से आशीर्वाद नहीं देती, तब तक उसको बाकी लोग अपनाना नहीं चाहते। चाहे वो कितने भी मुसलमान आर्टिकल लिख लेते, पर वो फैलता ही नहीं। तो ये एक खामी बहुत बड़ी अगेन हमारी ही कम्युनिटी की है, मेरी ही कम्युनिटी की है, कि उन्हें समझाना एक सॉर्ट ऑफ उसको कुशन क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारा वो इंटरनलाइज स्पेस नहीं रहा है। 75 साल में हमने वो स्पेस जो है वो बना ही नहीं, कभी कभी करा ही नहीं है कि वहां पे वो हक से हमने उनको हिस्सेदार अपना देखा ही नहीं है, वो इक्वल पार्टनर कभी देखा ही नहीं है कि हम उनका क्रिटिक लाइक एनी अदर नॉर्मल क्रिटिक उसको देखें। और ये कैसे अंडू होगा, मुझे शायद पॉलिटिकली मेरा उसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप से होगा, पर ये शायद रोज हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर संगठन को अपना रोज सोचना जरूर पड़ेगा, या एक रिव्यू उनको जरूर करना पड़ेगा कि क्या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आप उन्हीं मुद्दों पे क्या वही पोजीशन लेंगे जिस तरह अब आज की जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है, जैसे टू गिव एन एग्जांपल, जब उनको कभी जैसे शर्जील के साथ जब उनको अपना सॉलिडारिटी देना भी होता है, तो वो भी उस बाइनरी मुस्लिम में फंस जाते हैं कि गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम। उनको एक अपनाने का एक तरीका चाहिए होता है, हर मुस्लिम एक्सेप्टेबल नहीं है, हर क्रिटिकल मुस्लिम वॉइस एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वाली है जो हमारे दायरे में रहे। तो मतलब यही है कि आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं उनको, एक इक्वल पार्टनरशिप आप उनकी नहीं है आपके साथ में, आपके एक टर्म्स कंडीशंस हैं, और वो इफ वेदर और नॉट दे अग्री, बट दे आर अराइजिंग आउट ऑफ दिस हेजेमोनिक आइडेंटिटी ऑल्सो, जो इंडिया में नेचुरलाइज कर दी गई है। आपको रियलाइज नहीं हो रहा है या आप उससे रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि उसको वो आइडेंटिटी जो चैलेंज उसको करे या उससे बाहर निकले,
चाहे वो रीजनल हो चाहे लिंग्विस्टिक हो, और ये किसानों में भी देखा गया है, क्योंकि कहीं वो पंजाबी में जब बात करते हैं या अपनी सिख आइडेंटिटी असर्ट करते हैं, उनको भी देखा गया है कि वो खटकते हमेशा जरूर है। और ये वही बात आ जाती है कि कौन सी आइडेंटिटी एक नेचुरलाइज नॉर्मलाइज है, हमने कभी क्वेश्चन करी ही नहीं कि वो है एक अपर कास्ट हिंदू आइडेंटिटी। इट वॉज नॉट एन इंडियन आइडेंटिटी, दैट वॉज नेचुरलाइज। जी दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अभी हम सब यहाँ बात कर रहे हैं शर्जील इमाम और उनके जो साथी जो जेल में बंद हैं। शर्जील इमाम को तकरीबन 1 साल हो गए। उनके ऊपर बहुत सारे स्टेट्स में सेडिशंस के चार्जेस, यूएपीए के चार्जेस उनके ऊपर लगा के जानबूझ के उनको जेल में रखने की एक पूरी की पूरी साजिश है। और इसमें हम बात कर रहे थे इरफानुल्लाह फारूकी साहब से, जो कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज में वहां पे प्रोफेसर हैं, और जेएनयू से मेरे 2 साथी प्रीति गुलाटी सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से, और स्नेहा आशीष दास, वो भी जेएनयू से रिसर्च स्कॉलर्स है। ये सब लोगों ने अपनी बातें रखी और हमने अपनी गुफ्तगू को शर्जील के आसपास ही नहीं महदूद रखा, हमने और तमाम मुद्दों को इसमें शामिल किया और एक वाइडर पर्सपेक्टिव में हमने इस पे बात रखी। अब मुझे लगता है कि आखिरी ये राउंड में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, 1 घंटा से ज्यादा वक्त हो चुका है, तो हम अपने तीनों मेहमानों से कहेंगे, अपने तीनों दोस्तों से कहेंगे कि आप 2 या 3 मिनट के अंदर में कुछ अपने पैगामात, कुछ अपने मैसेजेस, खासकर शर्जील और उनके साथियों की रिहाई के लिए लोगों से अगर कुछ अपील करना चाहते हैं या कोई बातें छूट गई हैं उसको कंक्लूड करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखें। इस बार मैं ऑर्डर को रिवर्स करने की कोशिश करूंगा। मैंने बात की थी इरफान भाई से, उसके बाद मैंने प्रीति से बात की थी, तो और उसके बाद स्नेह आशीष से बात की थी। तो इस बार मुझे लगता है कि ये ऑर्डर बदल देना चाहिए। तो इस बार मैं सोच रहा हूं कि शुरुआत स्नेह आशीष भाई से करते हैं। आप पहले अपनी बात को यहाँ पे रखिए कि कैसे हम और लोगों को जोड़े इसमें, इस शर्जील की रिहाई के लिए, उनके इंसाफ के लिए इस आंदोलन को और तेज करें। और उनका आंदोलन जो है वो दीगर जो भी किसानों के आंदोलन है या जो एंटी टेरर लॉज के नाम पे जो काले कानून बनाए जा रहे हैं या जहां पर भी लोग मार्जिनलाइज हैं या कास्ट का जो इशू है, सबको हम उसको जोड़ के देखना है। कोई किसी एक खास व्यक्ति की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो स्नेह आशीष, आप अपनी बात 2 से 3 मिनट में कंक्लूड कीजिए। उसके बाद प्रीति को मैं कहूंगा और फिर इरफान साहब अपनी बात रखेंगे। फिर हमारा ये जो आज का जो डिस्कशन है वो क्लोज हो जाएगा। तो भाई स्नेह आशीष। जी अभय भाई, मेरा बात को आने से पहले बस एक चीज बताना है। एक फनी चीज मुझे याद आ गया है कि जेएनयू में जब शर्जील के लिए हम शुरुआत में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब शर्जील अरेस्ट हुआ था, पहली रात को हम जेएनयू के पास गए, बोले कि भाई एक स्टेटमेंट निकाल लो। वो बोले कि रात तक निकल जाएगा। गया 2-3 दिन गया, स्टेटमेंट तो आया, लेकिन बीच में जब स्टेटमेंट आया उसमें जेएनयू भी एक वही लैंग्वेज में लिखा था कि वो डिसएसोसिएट फ्रॉम शर्जील, वी कंडेम हिज वर्ड्स। तो जेएनयू के साथ बहुत सारा हम मीटिंग करवाए और पूछे कि शर्जील का कौन सा बात ये है जो आप कंडेम करते हैं, कुछ तो होगा, या फिर आप ऐसे सारे बात को कंडेम कर रहे हैं कि उसका एग्जिस्टेंस ही कंडेम्ड। तो जेएनयू कभी उसका आंसर नहीं दे पाया। जितने बार ये पूछे कि क्या बात किया है जो कंडेम करते हैं, एक बात ऐसे कोई निकाल नहीं पाया कि हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं बोलता हूं कि किसी के पास नहीं है क्रिटिसिज्म, मैं बस बोलता हूं कि लोग जो शर्जील को क्रिटिसाइज किए हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्यों क्रिटिसाइज किए हैं। जैसे कुछ होता है ना कि सब जा रहे हैं तो हम उसी लाइन में जाएंगे, सब जंप कर रहे हैं तो हम भी जंप करेंगे। तो उसी हिसाब से शर्जील के साथ किया गया है, उसी हिसाब से शर्जील के साथ किया गया है जो दूसरे के साथ नहीं हुआ है। कि शर्जील को शुरुआत में 5 लोग कंडेम कर लिए कि ये खराब है, तो बाकी कोई ना जान के अभी तक कर चुका है। बहुत सारे लोग अभी तक भी नहीं जानते वो बोला क्या था, बहुत सारे लोग। लेकिन शर्जील का जो ये पूरा पॉलिटिक्स रहा है, जो वॉइसेस रहा है, उससे बहुत सारा यूथ, बहुत सारा न्यू जनरेशन एजुकेट हुआ है। हम देखते हैं पूरा इंटरनेट में मुस्लिम यूथ अभी छा गए हैं। शर्जील के ऊपर जितना वीडियो चला है, पॉल ब्रास का किताब पढ़ने लगे हैं लोग। तो ये एक एजुकेशन का वेव चला है। और हम सोचते हैं कि ये जो एसोसिएटेड लिविंग के बारे में बात किए, जो फ्रैटर्निटी के बारे में बात किए, जो मार्जिनलाइज को एक साथ लाने का बात किए हैं, वो ऑर्गेनिकली होगा। जितना अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर एनआरसी और सीए का मूवमेंट चल रहा है,
वो एक ऑर्गेनिक सॉलिडिटी दैट इज बिल्डिंग अप राइट नाउ, दैट वी कांट से कि दैट सॉलिडिटी वोंट हैपन, बट समथिंग दैट इज एसेंशियल कि ये जितना सॉलिडिटी होने के बावजूद भी हम एस्टेब्लिशमेंट को तब तक चैलेंज नहीं कर पाएंगे जब तक ऑपरेसर कम्युनिटी अपने ठोस में ना आए, जब तक ऑपरेसर कम्युनिटी अपने होश में ना आए कि वो क्या कर रहे हैं और उनका जो काम का क्या क्या चीज रहे और कैसे बदले। तो मैं जो आप बोले कि अपील कीजिए, मैं अपील करता हूं कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज में जितना भी अपका साथियां हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज से एक्टिविस्ट स्पेसेस में जितना भी हिंदू अपका साथियां हैं, वो लोग एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करें। जैसे सर्जिल एक स्ट्रैटेजी डिवाइस किया था कि हम चक्का जाम करेंगे, आप वो स्ट्रैटेजी को अपने मोहल्ले में लगाए या फिर अपने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करें, जैसे अपने गांव को नहीं, अपने पूरा अपने घर को नहीं, पूरा अपने समाज को बदलने का। जब तक ऑपरेशन नहीं बदलता है, जब तक एक ब्राह्मण है तब तक एक दलित रहेगा, और जब तक कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा तब तक जातिवाद खत्म होगा, और जब जातिवाद खत्म होगा तब तक एक ह्यूमैनिटी का नाम हम भारत के समाज में इमेजिन कर सकते हैं। वो मेरा अपील वही है, जितने भी अपकाश कम्युनिटी जो एजुकेटेड है, एटलीस्ट कुछ एजुकेशन आपको मिला है, जो हमारे कम्युनिटी बहुत कम लोगों को मिलता है, जो बहुजन कम्युनिटी बहुत कम लोग एजुकेशन पाते हैं, फिर भी वो इतना मूवमेंट कर चुके हैं। तो आप इतने सदियों से अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो अपने समाज को कैसे बदले, अपने आप को नहीं। हमें माइक पास करने का अलावा, हमें पैसे देने का अलावा, हमारे मूवमेंट को फंडिंग करने का अलावा आप अपने में एक मूवमेंट कीजिए, और जो मूवमेंट आगे हमारे मूवमेंट और आपके मूवमेंट एक साथ लेके जाएंगे तो हमारा और आपके बीच फ्रैटर्निटी इमेजिन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अलाई और हम स्ट्रगलर, हम प्रोटेस्टर, और ये खत्म नहीं होने वाला है जब तक हम फ्रैटर्निटी की बात नहीं करेंगे, और फ्रैटर्निटी तब तक नहीं होगा जब तक आप भी एक मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा बने। उतना ही। जी प्रीति, आप अपनी बात रखिए जी। अभी आप कट गया, आप मेरे से कह रहे हैं? जी प्रीति, अब आप अपनी बात अपने आप को कंक्लूड कीजिए जी। मैं एक्चुअली स्नेहशीष से इस मामले में पूरी सहमति रखती हूँ, और ये जब 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तब मेरे एक दोस्त ने बोला भी था कि कई अपर कास्ट सर्कल्स में ये ऑलमोस्ट अब एक प्राउडली बोला जाता है कि देखिए मेरे माता पिता और मेरे परिवार कितना जो है राइट विंग है, लेकिन हम नहीं। मेरे ख्याल से अब ये पहले भी नहीं होना चाहिए था, और अब तो बिल्कुल भी इसको प्राउडली नहीं बोलना चाहिए। सबसे शर्मनाक बात है कि आप अपना घर को समझा नहीं पाए, जिन्होंने आपको पाला पोसा, आप उनको जो है समझा नहीं पड़ा है, जिन्होंने आपको पढ़ाया और आपकी ये अनलर्निंग की प्रोसेस करी, आप उनको नहीं समझा पाए, तो फिर आप सड़कों पे क्या कर रहे हैं? तो मेरा एक अपील इन्हीं से रहेगा कि स्टार्ट स्मॉल, शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने माता पिताजी से कीजिए, अपने भाई बंधु से कीजिए। आप पहले उनसे बात करिए और फिर ही कोई आपके पास एक मॉरल ग्राउंड रहेगा कि आप आगे जाके कोई मूवमेंट में एक हिस्सेदार बने। पहला। दूसरा, जहां तक इस पैनल की एक टॉपिक की भी बात आती है, क्रिटिकल वॉइस की, वो भी शायद मैं पॉजिटिव नोट पे देखना चाहूंगी कि जब एक शर्जील पे यूएपीए लगता है, उसके चलते और कई नौजवान होते हैं जो पढ़ना, जैसे स्नेहशीष ने भी, जैसे इरफान ने भी बताया कि वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो और कहीं खड़े हो जाते हैं। तो वो स्पेस रहता है या नहीं रहता है, लेकिन वो एक अवेयरनेस जरूर आती है कि अब हमने ये स्पेस बनाना भी है। वो ढूंढने जरूर लगते हैं कि वो स्पेस कहाँ है, एंगेजमेंट का, कॉन्वर्जेशन का, कि वो स्पेस कहाँ है। बैकलैश आएगा, यूएपीए लगेगा, सेडिशन भी लगेगा, लेकिन उसका अंजाम ये नहीं होगा कि आवाज दब जाएगी। और ये मेरा बिलीफ भी नहीं है, ये मैं एज अ हिस्टोरियन ये बोल सकती हूँ कि जब जब रिप्रेशन जिस तरह से उतर बढ़ता रहेगा, उसका बैकलैश ही आएगा। तो ये बैकलैश भी नहीं कहना चाहिए, उल्टा वो ऑल सॉलिडारिटी बची ही रहेगी। जी इरफान भाई, अब आप आखिरी स्पीकर, आपका आखिरी कमेंट जी।
जी नहीं, बस वैसे तो मुझे लगता है बुनियादी बातें स्नेहाशीष ने और प्रीति ने कह दी हैं। मेरी शर्जील से कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन शर्जील के लेख जो हैं वो मैंने पढ़े हैं, और जाहिर है, मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक सोचने वाले एक सोचने समझने वाले शख्स मतलब हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम अग्री करें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो उनके साथ हुआ उसके ऊपर चुप्पी बांधी जाए। मेरा ये मानना है कि एक चीज़ जिस पे शायद हम गौर कर सकते हैं एक समाज के तौर पे, वो ये है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन एट अ टाइम जहाँ पे जुर्म को कई बार जुर्म करार दिया जाता है और कई बार उसको सिरे से इनकार कर दिया जाता है। तो जुर्म कौन कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा कि उसे मुजरिम करार दिया जाए या नहीं। तो क्राइम एंड पनिशमेंट का एक बहुत ही अजीब सा एक लैंडस्केप हमारे यहाँ देखने में आता है कि बहुत से लोग हैं जो बहुत आगे की चीज़ें कर गुजरते हैं, लेकिन उसको जुर्म ही नहीं करार दिया जाता है, उस पर कोई बात ही नहीं होती है। और किसी ने कुछ भी नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में, जो हमारी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनकी रोशनी में कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत बात नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़ा मुजरिम करार दे दिया गया और एक बहुत ही बड़ी सज़ा जो है एक तरीके से कहें तो उनके लिए तय कर दी गई है। मतलब ऑलरेडी 1 साल हो गया है जैसा कि आपने बताया। तो एक तो ये चीज़ कि हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा एक सोसाइटी के तौर पे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जुर्म और सज़ा को लेकर के हमारे इस तरीके के मामलात बन गए हैं। और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही ट्रेजिक चीज़ है, लेकिन बहरहाल अब ये हकीकत है कि इस मुल्क के, मैं अपने बारे में ये बोल रहा हूँ कि शायद अब मुसलमान जो हैं बहुत अलग तरीके से चीज़ों को उन्होंने देखना शुरू कर दिया है एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स। जैसे अगर बिल्कुल मुख्तसर तौर पे ये कहा जाए तो आज जो दिल्ली में हुआ वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन मैं जब उस चीज़ को देख रहा था और उसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे जहन में बार बार बस एक ही सवाल आ रहा था, और वो सवाल ये था कि अगर यही चीज़ एक दूसरी कौम के लोग कर रहे होते, अगर यही काम मुसलमान कर रहे होते, तो शायद पुलिस का रवैया इसको लेके बहुत अलग होता। और मुझे लगता है ये चीज़ मुझे नहीं सोचनी चाहिए, और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक ऐसे मोमेंट पे जब एक बहुत ही रीअफर्मिंग एक चीज़ हो रही है और एक प्रोटेस्ट एक बहुत ही अलग अंदाज में अपने आप को सामने रख रहा है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की तरफ हमें मजबूर कर रहा है सोचने के लिए, तो कुछ लोग इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये चूंकि एक ख़ास आइडेंटिटी इसमें जुड़ी हुई है या इसमें इसलिए पुलिस का रवैया है या स्टेट का रवैया है। तो मुझे लगता है कि एक अपील बस यही हो सकती है कि हम लोग अपनी अपनी ज़ात पे ये कोशिश करें कि हम अपने अपने सर्कल से जिस हद तक हो सकता है बाहर निकलें। और जैसा कि प्रीति ने भी कहा कि भाई भले ही एक छोटी सी पहल हो, लेकिन पहल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है कि हमारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से हो रही है जो हमारी ही जैसी बातें सोचते हैं और जो हम बोलते हैं वो सुनना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये मुझे लगता है ये मेलजोल भी रहना चाहिए। ज़रूरी है कि हमारे साथ वो लोग रहें जो हम जैसा सोचते हैं, लेकिन इस बात को हमारे दायरे से बाहर निकलना इसका बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे करेंगे, मुझे लगता है हम लोग सब समझदार हैं, हम अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में इसको अलग अलग तरीके से अंजाम दे सकते हैं, बतौर जर्नलिस्ट के, बतौर टीचर्स के, बतौर स्टूडेंट्स के, रिसर्चर्स के। तो सिर्फ यही अपील है कि इसके बारे में हम सोचें कि कैसे ये जो समझ है ये चंद लोगों से निकल करके आगे बढ़े और ये थोड़ी और डेमोक्रेटाइज हो। दोस्तों, अब प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो रहा है, ये डिस्कशन। बस आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी मामले को देखने के लिए, समझने के लिए और उस पे अपनी राय को कंक्लूड करने से पहले हमें सारे पहलुओं पे गौर करना चाहिए। अगर कोई शख्स आपसे आके ये कहता है कि शर्जील इमाम जो है उसने एक ऐसा भाषण दिया जिस भाषण से वो देश को तोड़ना चाहता था, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाषण से क्या देश टूट गया? अगर देश नहीं टूटा तो फिर उसका जो भाषण है, उस भाषण को इतना जोर शोर से इतना बड़ा बम का गोला बना के क्यों पेश किया जा रहा है? दूसरा सवाल आपको करना चाहिए था कि उसने अपने भाषण में क्या कहा। उसने अपने भाषण में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जिसको हम कहते हैं नागरिकता कानून, संशोधन नागरिकता कानून, शहरियत कानून, इसको लेके सिर्फ शर्जील इमाम नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा
कि ये भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, इसके खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के बेसिस पे हम यानी कोई भी हुक्मरान जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये भी पूछना चाहिए कि जब यही बात शर्जिल एक किसी मंच से कहता है या फिर डॉक्टर कफील अलीगढ़ में कहते हैं या कोई उमर खालिद कहीं से कहता है, तो वो एक कैसे देशद्रोह का मामला हो जाता है। और जिस देशद्रोह का मुकदमा जो शर्जिल के ऊपर लगाया जा रहा है वही कानून है जो महात्मा गांधी और तिलक जैसे बड़े नेशनलिस्ट लीडर के खिलाफ जो अंग्रेजों ने लगाया हुआ था। तो वो जो भारतीयता की बात करने वाले लोग हैं वो क्यों कॉलोनियल कानून जो है, जो उपनिवेशवादी जो कानून है, उसको अभी भी यहाँ पे लागू किए हुए हैं और इस पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो दोस्तों, चीजों को अगर आप एक वसी सियाक में देखेंगे, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो हर बातों को, अपनी सारी बातों को एक मोरालिटी, एक सही, एक नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, राष्ट्र हित के नाम पे उसको बेचते हैं। और जो गरीब और मजलूम जो अपनी बात उठाता है तो उसे सेक्टेरियन बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ लोगों का हित है, ये तो वायलेंस कर रहे हैं, ये हिंसा कर रहे हैं। हिंसा का इल्जाम जो है भगत सिंह पे भी लगा, हिंसा का जो इल्जाम है वो शर्जील इमाम पे भी लगा, और हिंसा का जो इल्जाम है वो आज किसान के ऊपर लग रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि यही किसान 2 महीने से इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो क्यों नहीं कोई कुछ बोला। और इसी पार्लियामेंट में जब बिल के ऊपर बहस कराने की बात जब अपोजिशन ने कही तो माइक को काट दिया गया। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि आप चीजों को सोचिए और इस लोकतंत्र को, जो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो कि आपको पूंजी के जो दलाल हैं, उनसे कैसे बचाया जाए और भारत सबके लिए एक प्यारा मुल्क कैसे बनाया जाए जिसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हमने बहस की और हम इरफान साहब का भी शुक्रगुजार हैं, स्नेह आशीष दास भाई का भी शुक्रगुजार हैं और प्रीति का भी हम शुक्रगुजार हैं। और हम सब लोगों को शर्जील और इनके जैसे जितने भी तमाम साथी हैं उनके लिए, न्याय के लिए, उनके इंसाफ के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। आप सब लोगों के बिहाफ पे मैं अपने पैनल और अपने गेस्ट का मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आप लोगों को किसी मौजू पे हम बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू। हो गया। ठीक है, ठीक है।